देखिए, अगर आपको कुछ ज्ञान अर्जित करना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में जो चीजें हैं ना वह बहुत अच्छी हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई गई हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, जिसके कारण आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मिशन जून जेआरएफ 2024, तो जिस चीज के लिए आप आए हैं वह मकसद यहां से पूरा होगा। अगर आपका मकसद है प्रोफेसर बनना तो वह भी आपकी इच्छा पूरी होगी। यदि आप चाहते हैं कि इस वर्ष जेआरएफ निकाल करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, तो वो भी सपना आपका यहां से पूरा होगा। तो बातचीत न करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं, और पहले ही कहने का मतलब फर्स्ट पेपर के पहले ही अध्याय अर्थात टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता का ही एक टॉपिक है। सीरियल वाइज एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं क्या क्या हैं? फेजेस ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण की अवस्थाएं क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि शिक्षण की अवस्थाएं क्या हैं। शिक्षण की अवस्थाओं से मतलब मैं एक स्पष्ट बात बता दे रहा हूं कि यह भी शिक्षण की जो अवस्था है अर्थात अध्ययन की जो अवस्था है वह क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, वह किसके लिए लागू करता है। तो एक बात जानिए कि वह मेरे लिए लागू करता है, अर्थात एक शिक्षक के लिए लागू करता है। यह शिक्षक की अवस्थाओं में शिक्षक, मान लीजिए मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ, शिक्षक किस उद्देश्य से गया है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चीज करनी चाहिए शिक्षक को और उसका प्रभाव क्या क्या होता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक बात मैं आप लोगों को पढ़ करके समझाता हूँ। मेरा काम ही यही है कि मैं पढ़ूं और पढ़ करके आपको एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाऊं, और मेरा यही सिद्धांत है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि इस बार आप जेआरएफ निकालें और अच्छे फेलोशिप के साथ। जो लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, एक बात मैं बता दे रहा हूं कि हिस्ट्री की जो क्लासेस होंगी वह 1 तारीख से मैं अपना खुद हिस्ट्री खुद मैं पढ़ाता हूं, और हिस्ट्री ही पढ़ाऊंगा जेआरएफ का। तो जेआरएफ में जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है उन्हें नोट्स भी मिलेगा, उसके बाद सारी चीजें उनको, हिस्ट्री वालों के लिए फर्स्ट पेपर तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, उसके बाद सेकेंड पेपर भी वो एकदम निसंकोच, मतलब एकदम कहने का मतलब एकदम निश्चिंत हो जाए हिस्ट्री वाले, जिनका जेआरएफ में क्या हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा। और बाकी मैंने बताया था कि हमारे ही मित्र हैं जो लोग अभी हाल ही में, एक हमारे मित्र हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या हुए, प्रोफेसर के पद पर हुए हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए भूगोल, इकोनॉमी और हिंदी के भी जो हमारे मित्र हैं वो लोग तैयारी करवाते हैं, लेकिन जूम ऐप पे करवाते हैं, नोट्स भी अपना देते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि आपको 1600 रुपये हमको पे करने होंगे, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। ये सारी प्रक्रियाएं मैं आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे एक बार संपर्क करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट पेपर में पढ़ा ही रहा हूँ, वहां पे भी मैं फर्स्ट पेपर पढ़ाता हूं। तो यहाँ पर शिक्षण की अवस्थाएं, जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षण की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए, किस किस प्रकार से करता है। तो पहले मैं पढ़ करके इसको समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके सोपान देखेंगे, इसके चरण देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अधिगम कार्य पूर्ण कराया जाता है। अर्थात शिक्षक के द्वारा विभिन्न कार्यों को सिखाया जाता है, अधिगम कराया जाता है। और यह कौन करता है? एक शिक्षक करता है। क्या करता है? शिक्षक विद्यार्थी को क्या करता है? कोई ना कोई चीज क्या करता है? सिखाता है।
कार्य पूर्ण कराया जाता है। अधिगम अर्थात सिखाने का कार्य क्या किया जाता है, पूर्ण कराया जाता है। शिक्षक में इन क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किन क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यही शिक्षण की अभिधारणा है। क्या है, शिक्षक की अभिधारणा, सॉरी कर रहे हैं, यही शिक्षक की अवस्थाएं हैं कि क्या क्या होनी चाहिए। तो शिक्षक में इन क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक की अवस्थाओं को क्रियाओं के अंतर्गत इनके 3 सोपान हैं। कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें जो पहला है पूर्ण, यहां पर पूर्ण, तत्परता, अवस्था, अवस्था, अवस्था। दूसरा जो होगा आपका वह होगा, पहला हो गया, दूसरा जो होगा अंतः, अंतः तात्पर्यता, अवस्था, अवस्था। उसके बाद तात्पर्यता के बाद की अवस्था, बाद की अवस्था। तो एक बात मैं बता दूं, देखिए पूर्ण तात्पर्यता अवस्था जो बोलते हैं इसको बोलते हैं प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेजेस, फेज इसको बोलते हैं, ठीक, प्री एक्टिव फेज। उसके बाद इसको अंतः तात्पर्यता अवस्था, इसको कहते हैं इंटर एक्टिव फेज। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, तात्पर्यता के बाद की पोस्ट एक्टिव फेज। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ना तो ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है न कुछ समझ में आ रहा है, तो आखिर में कैसे होगा। देखिए कहने का मतलब पूर्ण तात्पर्यता अवस्था की मतलब प्री एक्टिव फेज का मतलब, जैसे कि मैं यहां पर आया हूं, मतलब पढ़ाने की पहले की अवस्था कि क्या तैयारी है, आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसका शुभ आरंभ कैसे करना है, कौन कौन से हेडिंग है, उसमें कहने का मतलब इसमें बहुत सारे चरण हैं। हेडिंग क्या क्या है, उदाहरण क्या क्या रखे हैं, उसका सिद्धांत क्या है, मतलब बच्चे को कितना समझ में आया, तो ये चीजें हैं। कहने का मतलब देखिए शिक्षक के पढ़ाने के पहले की अवस्था, वह क्या क्या प्लान किया है, वह चीजें होती हैं। जैसे कि इसके पहले मैं क्या क्या प्लान किया हूं, वो सारी बातें हैं। उसके बाद अंतः तात्पर्यता अवस्था जो होती है, इसमें क्या होता है, अर्थात विद्यार्थी, अब यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब यहां पर जो होगा, कहने का मतलब जो अब अंत यहां पर जो हो गया, क्या हो गया, इंटर एक्टिव फेज। अब हम दोनों का क्रियाकलाप हो रहा है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच जो वार्तालाप हो रहा है उसके बारे में बात कही गई है। उसके लिए आपका क्या क्या प्लानिंग है, यहाँ पर क्या क्या जरूरतें होती हैं, एक शिक्षक के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पोस्ट एक्टिव फेज कि पढ़ाने के बाद जब शिक्षक बाहर निकलता है तो वहां पर बच्चा कितना सीखा, और यह शिक्षक भी अपना मूल्यांकन करेगा कि क्या मैंने जो पढ़ाया वह वास्तव में बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, मैंने जो एग्जाम्पल दिए, जो उदाहरण दिए, वह समझ में आया कि नहीं आया। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद आगे आता हूं। अब देखिए यहां पर मैं लिख दिया हूं पूर्व तात्पर्यता अवस्था अर्थात प्री एक्टिव फेज। तो कहने का मतलब है कि जब शिक्षक विद्यालय में जाता है, मतलब जैसे कि हमको क्लास लेने के पहले मैं क्या क्या व्यवस्थित किया हूं और क्या क्या मुझे करना चाहिए, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ करके आपको समझा देता हूं। उसके बाद ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा कि शिक्षण कार्य से संबंधित समस्त नियोजन शामिल किए जाते हैं। इसके प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। देखिए इस अवस्था में शिक्षण कार्य से संबंधित समस्त नियोजन शामिल किए जाते हैं। इसके प्रमुख सोपान क्या हैं?
निम्नलिखित है। देखिए, इस अवस्था में शिक्षण कार्य से संबंधित समस्त नियोजन किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि प्री एक्टिव फेज में, कहने का मतलब मुझे पढ़ाने से पहले कि मेरा नियोजन क्या क्या है, क्या क्या मुझे करना चाहिए, तो इन सब चीजों के बारे में बताया है। और इसके निम्नलिखित सोपान होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे इसका पहला है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। कहने का मतलब यह हुआ, आप बात को समझिएगा, कहने का मतलब कि शिक्षण अध्ययन में मेरे उद्देश्य क्या होने चाहिए, यह पहले ही मैं निर्धारण करके आया हूं कि आज मैं आप लोगों को इतने टॉपिक पढ़ाऊंगा। और ये 100% सही है। कहने का मतलब मैं एकदम ये पहले सिद्धांत बना करके आता हूं कि मुझे इतने ही पढ़ाने हैं और इतने पढ़ाते मुझे पूरी किताब पढ़ा देनी है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, पूर्व तत्परता अवस्था में अर्थात प्री एक्टिव फेज में सबसे पहले क्या करना होता है, एक उद्देश्य बनाना होता है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या, क्यों पढ़ा रहा हूं भाई, ताकि आपका जीआरएफ निकले और फर्स्ट पेपर से आप कम से कम 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सही करके आए। यह मेरा उद्देश्य है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। उसके बाद दूसरा जो होता है यहां पर, इसमें पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक का निर्धारण करना। कहने का मतलब है कि यहां पर पुस्तक का भी निर्धारण होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि कौन सी पुस्तक मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं पुस्तक का, अभी तो मैं खैर बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास। मैं आपको दिखा सकता हूं कि फर्स्ट पेपर का जो है दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है और इसी से मैं आपको पढ़ाता हूं और यही बेस्ट किताब मानी जाती है। लगभग देखा जाए तो नेट जेआरएफ के लिए यही बेस्ट किताब मानी जाती है। तो किताब जस्ट मेरे सामने है, आज मैं आपको किताब भी दिखा दे रहा हूं कि यही किताब है और इसी से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। इसमें जो चीजें लिखी होती हैं वह काफी जटिल लैंग्वेज में है, काफी मशक्कत करने के बाद एक एक टॉपिक को समझा जाता है। तो इसमें शिक्षण के लिए क्या चीज, सबसे पहले पुस्तक का निर्धारण करना। तो मैंने आपके लिए पुस्तक का निर्धारण कर लिया है। उसके बाद अगला पॉइंट जो होता है शिक्षक विधियों का नियोजन करना। शिक्षण विधियों का नियोजन करना। नियोजन कहने का मतलब यह हुआ कि जो चीजें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसके लिए मेरा नियोजन क्या क्या है, मैं क्या क्या आपके लिए लेकर के आया हूं। तो कुछ नहीं, बस किताब लेकर के आया हूं और यहाँ पर उदाहरण फिट होते हैं कि आपको कौन सा उदाहरण देना है जिससे आपको टॉपिक समझ में आ जाए। तो शिक्षण की अवस्था में इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। तो प्री एक्टिव फेज में शिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करना, पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक का निर्धारण करना, शिक्षण विधियों का नियोजन करना। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हमारे पास भरे हुए हैं। इसके बाद प्रस्तुतिकरण के लिए, यहां पर देखा जाए प्रस्तुतिकरण के लिए, यहां पर लिए उद्देश्य निर्धारित करना या फिर कहें क्रमबद्ध अवस्था। प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही मैंने आपको आया यहाँ पर, जैसे कैमरे के सामने आया तो कहाँ से प्रस्तुतिकरण किया, यही ने कहा कि मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, मिशन जून जेआरएफ 2024। और हम लोग जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं वो चीजें बताया। कहने का मतलब कि किस प्रकार से अगर शिक्षक क्लास में जाता है
तो उसके पहले की प्लानिंग क्या क्या होनी चाहिए। देखिए क्या क्या होनी चाहिए। पहले तो आपको एक उद्देश्य निर्धारण करना है कि मैं किस लिए पढ़ा रहा हूं। एक पुस्तक का निर्धारण करना है कि कौन सी पुस्तक पढ़ानी है और उस पुस्तक में से कौन से पाठ्यक्रम कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाना है। शिक्षण विधियों का नियोजन करना कि आपको किस विधि से पढ़ाना है, क्या उसके मतलब उसको आपको नियोजन करना है। प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था, कहने का मतलब आप किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करेंगे, पहले ही दिन आएंगे किस प्रकार से आपको प्रस्तुत करना है अपने विचार को ताकि आप तक पहुंचे। तो यह प्रक्रियाएं होती हैं। एक और प्रक्रिया होती है इसके बाद अगला जो होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन की पद्धतियों का निर्धारण करना। कहने का मतलब है यह भी एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि आपको मूल्यांकन करने के लिए आपसे मूल्यांकन किस प्रकार करेगा, इसका भी निर्धारण कौन करेगा, शिक्षक ही करेगा कि आखिर में जो चीजें आपको पढ़ाई गई आप मूल्यांकन कैसे कौन करेगा भाई, एक शिक्षक ही ना करेगा। जैसे मान लीजिए एक टेस्ट हो जाता है, टेस्ट लेने के बाद क्या होता है कॉपी चेक हो गई, तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। प्री एक्टिव फेज, शिक्षण के पहले, कहने का मतलब यह जो प्रक्रिया होती है विद्यालय में आने के पहले, कक्षा में आने के पहले क्या क्या होनी चाहिए। एक उद्देश्य बनाना होगा कि किस लिए कोई शिक्षा अगर देगा, अगर बच्चे को किस लिए शिक्षा दे रहे हैं आप, वह कहाँ तक लागू होगा, क्या चीजें होंगी। पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक का निर्धारण करना होगा। शिक्षण विधियों का नियोजन करना होगा कि किस विधि से आप बच्चे को अपनी बात को पहुंचाएंगे, उसके लिए क्या क्या उदाहरण होने चाहिए। प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था कि किस प्रकार से आपको शुरुआत करनी है। मूल्यांकन की पद्धतियों का निर्धारण करना है कि अगर बच्चे को आप जो शिक्षा देंगे उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। तो आशा करते हैं कि यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छी तरह से। तो एक बार याद कर लेना है, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक का निर्धारण करना, उसके बाद है आपका शिक्षण विधियों का निर्धारण करना, प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था, उसके बाद मूल्यांकन की पद्धतियों का निर्धारण करना। तो ये सारी चीजें हो गई। आपको पूछ सकता है एग्जाम में शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, कहेगा कि पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर कहेगा दोनों में से कोई नहीं सही है, तीसरा सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको एग्जाम में दे सकता है। और वहां पर कहने का मतलब अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से जवाब देंगे, अगर नहीं याद रहेगा तो नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, कौन सा इंटरएक्टिव फेज। तो इसके बाद है अंतः प्रक्रिया की अवस्था। अंतः प्रक्रिया की अवस्था अर्थात इंटर एक्टिव फेज। तो इसमें क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि यहां पर क्या होता है कि शिक्षक जो होता है कक्षा में आ गए होते हैं और वहां पर जो क्रियाएं होती हैं शिक्षक को क्या क्या करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं, हम यो देख लेते हैं क्या जाता है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिक्षण की इस अवस्था में, देखिए इसमें क्या लिखा है कि शिक्षण की इस अवस्था में जो समस्त कार्य अथवा गतिविधियां प्रत्यक्षतः शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषित या घटित होती हैं, वे सभी इसी अवस्था का अंग होता है। इस अवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित पद है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए अंतः प्रक्रिया की अवस्था वह अवस्था है जब
जो क्रिया क्या होती है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच जो भी घटना घटित होता है वह अंतः प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, अर्थात अंतः प्रक्रिया की अवस्था के अंतर्गत आता है जो विद्यार्थी। और यह निम्नलिखित पदों पर क्या होता है, निम्नलिखित पदों पर इसका निर्धारण होता है। कैसे? और इस अवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित पद हैं जिसमें से क्या क्या है, विद्यार्थी का निदान। पहला जो होगा विद्यार्थी का निदान। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि विद्यार्थी का निदान कहने का मतलब विद्यार्थी के प्रश्नों को हल करना है। पहला जो पद होगा, जब शिक्षक यहाँ पर आ गया, आप जो भी प्रश्न हमसे पूछेंगे मैं उसका हल करना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने हल नहीं किया तो मैं शिक्षक नहीं हूँ। अब कहने का मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप लगे गणित का सवाल पूछने, तो ये भी एक विद्यार्थी का धर्म नहीं है, ये आप जान लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि एक शिक्षक पहले क्या करेगा, विद्यार्थी का निदान करेगा। वह प्रक्रिया कहाँ होगी, क्लासरूम में होगी। उसके बाद जो होगा, और दूसरा जो पॉइंट होना चाहिए वह होगी क्रिया एवं प्रतिक्रिया भी होगी। कहने का मतलब है कि अगला पॉइंट क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया। बच्चे और शिक्षक के बीच में क्या होनी चाहिए, क्रिया और प्रतिक्रिया होनी चाहिए। उसके बाद उद्दीपनों का चयन, दीपनों का चयन। उद्दीपन क्या होते हैं, उद्दीपन आप लोग पढ़े होंगे, उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया यह होता है कि जिसके द्वारा आप कोई चीज सीखते हैं। आलंबन अभिक्रिया होता है, उद्दीपन अभिक्रिया होता है। उद्दीपन अभिक्रिया क्या होता है, जिसके द्वारा आप कुछ सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका चक्कर उक्कर चल रहा है और आप धोखा पा गए। लड़की आपको सिखा करके गई कि इस दुनिया में केवल अपने आप से प्यार किया जाता है और किसी से नहीं। मान लीजिए 4 साल आपका रिलेशनशिप रहा, उसके बाद वह अचानक से छोड़ करके चली जाए कि कोई और उसको पसंद आ जाए, तो क्या, तो वह एक सीख होता है। तो वह उद्दीपनों का चयन। कहने का मतलब यहाँ पर शिक्षक को चाहिए कि ऐसे एग्जाम्पल रखे कि क्या होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी को समझ में आए। उद्दीपनों का चयन करना अर्थात उदाहरणों का चयन करना, जिससे कि आप किसी उदाहरण से आप कोई चीज समझ सकें। उसके बाद उद्दीपनों का विस्तार करना, उद्दीपनों का विस्तार करना, यह भी क्या है, एक प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब अगर आप कोई उदाहरण दे रहे हैं तो आप उसी उदाहरण का विस्तार कर दीजिए कि एक लड़का था और एक लड़की थी, 4 साल से रिलेशनशिप में थे और किसी कारणवश उसे किसी और से प्यार हो गया, वह छोड़ करके चली गई। तो इससे क्या सीख मिलता है कि केवल किसी को उतना अहमियत नहीं देना चाहिए जिससे कि वह छोड़ करके चला जाए और तुम दुख में रहो। किसी को अपनी आदत नहीं बनाना चाहिए। तो यह उदाहरणों से क्या होता है, उदाहरणों का विस्तार करना, अर्थात पहले उदाहरण को चयन करेंगे, फिर उदाहरण से आप समझाएंगे कि इससे क्या सीख मिलती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। उसके बाद यहाँ पर उक्तियों का प्रयोग, उक्तियों का प्रयोग करेंगे। उक्तियों का प्रयोग अर्थात कोई विचारों का प्रयोग करेंगे और उन विचारों का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। उक्तियों का विस्तार। तो यह प्रक्रिया जो है यह कहां पर है, अंतः प्रक्रिया की अवस्था में सबसे पहले विद्यार्थी का निदान करना होता है, हल करना होता है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया होना चाहिए, उद्दीपनों का चयन होना चाहिए, उद्दीपनों का विस्तार होना चाहिए, उक्तियों का प्रयोग होना चाहिए, उसके बाद उक्तियों का विस्तार होना चाहिए। तो इसी प्रकार से देखिए आप पढ़ करके भी समझ सकते हैं कोई भी चीज, लेकिन मैंने बताया नहीं कि अंतः प्रक्रिया की अवस्था कहाँ होती है। एक बार शायद पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं। देखिए क्या है, शिक्षण की इस क्रिया अवस्था में जो समस्त कार्य अथवा नहीं पढ़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट
एक्टिव फेज। तो इसको मैं रफ करता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, तात्परता के बाद की अवस्था। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं भाई। चर्चा करने में क्या है, पोस्ट एक्टिव फेज। यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं पढ़ देता हूं। मैं आपको समझा चुका हूं कि जो ये चीजें हैं वह कब लागू होती हैं, जब शिक्षण प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब यह चीज लागू होती है। आपको यह बात समझनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जब क्लास के रूम के बाहर शिक्षक जाता है तो क्या करनी चाहिए। देखिए, तात्परता के बाद की अवस्था, इस अवस्था का मूल्यांकन से संबंध होता है। कहने का मतलब इस अवस्था से कि जब शिक्षक पढ़ा करके जाता है, पहले तो वह एक उद्देश्य बना करके आया था, क्या चीज किस प्रकार से करनी है, क्लास में किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करनी है, क्या पढ़ाना है, किस किताब से पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो यह सारी चीजें। उसके बाद आता है विद्यार्थियों का क्या क्या करता है, उनका क्रियाकलाप जो भी है उनका निदान करता है, क्रिया प्रतिक्रिया सब कुछ चलता है। उसके बाद की अवस्था इसमें शामिल होती है। तत्परता के बाद की अवस्था अर्थात जो पहले प्रक्रिया हुई थी उसके सबसे लास्ट वाली प्रक्रिया क्या होती है, पोस्ट एक्टिव फेज होता है। यह किस पे होता है, विद्यार्थियों के मूल्यांकन पर। अर्थात शिक्षक का भी मूल्यांकन कहा जाएगा, विद्यार्थियों का भी मूल्यांकन कहा जाएगा। इसमें जो चीजें होती हैं, कहने का मतलब एक मूल्यांकन ही अगर देखा जाए, अगर शिक्षक आया है पढ़ा करके गया तो इसके मूल्यांकन की ही बात कहा जाएगा और विद्यार्थियों के मूल्यांकन की भी बात कही जाएगी। तो मूल्यांकन का संबंध होता है। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण उद्देश्यपूर्ण नहीं होता है। देखिए, मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण उद्देश्यपूर्ण नहीं होता। अगर मूल्यांकन सही नहीं निकला, अगर देखिए कहने का मतलब सारे बच्चों को हम पढ़ा दिए, उसके बाद इसके बाद जब यह टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद मैं 200 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसी टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण क्षमता के 200 क्वेश्चन इसी किताब में दिया है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और पक्का कमेंट में आपको मैं रोजाना, अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन बताऊंगा तो कम से कम 10 क्वेश्चन जो आसान होंगे वो छोड़ दूंगा ताकि आप कमेंट में बताएं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये प्रक्रिया होगी तब जाकर के आपका मूल्यांकन वही होगा कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। 100 लोग 200 लोग रोजाना वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद भी यह क्रिया प्रतिक्रिया जो भी है, उसके बाद आगे किसी कार्य के लिए निर्धारित उद्देश्य को किस हद तक हासिल या प्राप्त किया गया है, को जो उद्देश्य था उसे कहां तक प्राप्त किया गया है, इसके बारे में बात होगी। उसके बाद यह हमें मूल्यांकन से ही ज्ञात होता है। इस अवस्था में निम्नलिखित क्रियाएं निहित होती हैं। कहने का मतलब मूल्यांकन से ही हमें क्या पता चलता है कि शिक्षक मूल्यांकन से ही पता चलता है कि शिक्षक कितना पढ़ा करके गया है और विद्यार्थी को कितना समझ में आया है। तो यह मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है। तो इसके विभिन्न पद हैं, निम्नलिखित पद हैं। उसमें क्या चीज, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति। सबसे पहला जो होगा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति। कहने का मतलब जो आपने उद्देश्य बनाया था, प्राप्ति, जो आपने उद्देश्य बनाया था क्या वह सफल हुआ कि नहीं हुआ और वह बच्चों तक कितना पहुंचा और कितना नहीं पहुंचा। उसके बाद है समुचित विधि का निर्धारण करना। क्या चीज, निर्धारण करना। कहने का मतलब है एक समुचित विधि का निर्धारण करना है जिससे कि मूल्यांकन हो सके। उसके बाद है शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। कहने का मतलब परिवर्तन, कहने का मतलब है कि जो ज्ञान शिक्षक ने दिया क्या उससे
विद्यार्थी के जीवन में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसके बाद मूल्यांकन की ही बात कही जाएगी कि मूल्यांकन से पता चलता है कि शिक्षक कितना शिक्षार्थी को सिखाया, अर्थात यह सारी चीजें किससे पता चलती है, मूल्यांकन से पता चलती है। आशा करते हैं कि यह पॉइंट आपको पूरा समझ में आया होगा। शिक्षण की अवस्थाओं में आपका कौन था, प्री एक्टिव फेज था, इंटर एक्टिव फेज था, उसके बाद पोस्ट एक्टिव फेज था। तो यह पोस्ट एक्टिव फेज था, इसको जो शिक्षण के बाद की प्रक्रिया होती है उसको शामिल किया गया है। तत्परता के बाद की अवस्था सबसे लास्ट वाली, तो उसमें क्या होना चाहिए, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति, क्या आपने जो उद्देश्य बनाया था, जैसे मैं जिस उद्देश्य से आया हूं वह पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आप तक कितना ज्ञान पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये तो मूल्यांकन करने के बाद ही पता चलेगा। वह दिन ज्यादा दूर नहीं। अगर आपको सपना देखना है जीआरएफ निकालने का, पीएचडी करने का, प्रोफेसर बनने का, तो यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसे क्वेश्चन के नजरिए से देखिए। पूछ सकता है एग्जाम में तत्परता के बाद की अवस्था शामिल होती है, उसमें क्या क्या शामिल होती है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं रहेंगे, ये इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, कहने का मतलब ये इंपोर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए, ठीक है। आई बस ये हर बार एग्जाम में हर एक चीज जो किताब में दिया है, एक भी चीज को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक एक चीज को हम पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, जिससे कि एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर हमारा हो। तो अगला पॉइंट हमारा है, देखिए अभिप्रेरणा की शक्ति। इसके बाद मैं इसको रब करता हूं, उसके बाद बताता हूं। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अभिप्रेरणा की शक्तियां। क्या चीज, अभिप्रेरणा की शक्तियां। शक्तियां पूछ सकता है कि अभिप्रेरणा की शक्तियां हैं वह कितनी हैं, वह आपको ऑप्शन में दे देगा और आप बता नहीं पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर क्या चीज, मोटिवेशन, 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 मोटिवेशन। उसके बाद क्या है, शक्तियां, पावर्स, पावर्स, क्या चीज, मोटिवेशन, पावर्स। अब यहां पर बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको पढ़ करके समझाता हूं कि देखिए मोटिवेशन कहने का मतलब, मोटिवेशन की शक्तियां क्या है, जिससे कि विद्यार्थी में मतलब अस्थायित्व बना रहे। कहने का मतलब है कि देखिए कुछ ऐसी चीज होने चाहिए आपके जीवन में जो आपको मोटिवेट करें, जिससे कि देखिए कहने का मतलब है कि यहां पर अगर मैं कह दूं कि जेआरएफ का जो फेलोशिप हो गया वह 50,000 हो गया, यह एक मोटिवेट है। लेकिन यह देखिए मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की शक्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक एक्सटर्नल होता है, दूसरा जो होता है वह आपका, अगर मैं बता दूं तो दूसरा जो होता है वह आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है। एक जो बाहर से आता है मोटिवेशन, जैसे कि कोई जैसे कि कहा जाए कि एक लड़का था, वह रिक्शा चलाता था या फिर कहें कि एक होटल में काम करता था। जैसे कभी हाल ही में एक पिक्चर आई थी 12th फेल, वह क्या है, वह देखिए उसमें क्या होता है, उसके पास 1 रुपया नहीं था। वह जो मोटिवेशन है वह बाह मोटिवेशन है, वह क्षणिक होता है, कुछ पल के लिए आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। जैसे कि आप एग्जाम देने गए, उसके बाद आपका ज्यादा नंबर नहीं आया, तो वह क्या सोचेंगे कि अब जाएंगे, अब बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, तो वह बाह मोटिवेशन होता है, वह कुछ पल के लिए होता है। और एक होता है आंतरिक मोटिवेशनल, इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वह ज्यादा दिन तक रहता है। जैसे कि एक और पिक्चर थी, मेरी शादी में जरूर आना, मेरी शादी में जरूर आना। उसमें क्या होता है, जब लड़की, शायद मुझे याद नहीं है, शायद वह एसडीएम बनती है और जिस दिन शादी रहती है उसी दिन उसका ज्वाइनिंग लेटर आता है, सुबह में उसको जाना होता है, तो वह शादी छोड़ करके भाग जाती है और कहती है कि भाई ये छोटा सा, मतलब छोटा अधिकारी था, वह सरकारी नौकरी थी लेकिन बहुत छोटी थी और वह एसडीएम उसको तुरंत छोड़ करके चले गए। उसके बाद वह प्रण लेता है
क्या चीज उसके अंदर से मोटिवेशन आया था कि वह पढ़ लेता है कि उससे बड़ा अधिकारी बनूंगा, उसके बाद वह आईएएस बन करके लौटता है। तो कहने का मतलब जो अंदर से मोटिवेशन आता है, जो किसी के धोखा देने के बाद आता है, तो वह ज्यादा दिन तक चलता है, और जो बाह्य मोटिवेशन होता है वह ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इसको मैं पढ़ करके आपको समझा देता हूं। ये देखिए, अभिप्रेरणा की शक्तियां किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायित्व लाने का कार्य अभिप्रेरणा के द्वारा ही होता है। कहने का मतलब होता है कि अगर आपके जीवन में अस्थायित्व अगर आया है कि मुझे जीआरएफ निकालना है, तो वह किसका काम है? मोटिवेशन का काम है। किसका? मोटिवेशन का, कि मेरा 50,000 फेलोशिप मिलेगा और अच्छी तरह से आप यहां से किसी भी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। आप जीआरएफ निकाल लेंगे, पहले तो आप एक सब्जेक्ट से पीएचडी करेंगे, उसमें पारंगत है। जीआरएफ निकालने का मतलब है कि आप किसी सब्जेक्ट में पारंगत हैं। जनरल पेपर तो आप निकाल लिए, लेकिन जो एक सेकंड पेपर जो है, जो अपने सब्जेक्ट का होता है, वह निकालना, उस वहां से कम 180 नंबर लाना होता है, जिससे कि आपको जीआरएफ क्वालिफाई होने के लिए 180 नंबर लाना पड़ता है, तब जाकर के जीआरएफ क्वालिफाई होता है। और वहां जो वह निकाल लिया ना, वो सब्जेक्ट में पारंगत है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मोटिवेशन का काम करता है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायित्व लाने के लिए। मोटिवेशन के द्वारा ही होता है। अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं होता। अगर आपको प्रेरणा नहीं है तो कोई चीज सीखने का, एक करने का मतलब कोई भी चीज सीखने का मन नहीं करेगा। तो एक प्रेरणा होनी चाहिए। कहने का मतलब एक मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप कोई चीज सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि सोचेंगे कि आज मैं यह काम सीख लेता हूं ताकि अपने भविष्य में जाकर के अपने बाल बच्चों, माता पिता का सेवा कर सके, पैसा कमा सके। तो एक मोटिवेशन होना चाहिए आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। आगे पढ़ते हैं। भाई मुझे भी मोटिवेशन आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अभिप्रेरणा के माध्यम से ही शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार से नियंत्रित करता है। कहने का मतलब है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जीआरएफ निकालना है, जीआरएफ निकालना है। तो एक शिक्षक भी मोटिवेशन के माध्यम से इस विद्यार्थियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है कि आप पढ़ते रहिए, यहाँ पर मच्छर बहुत ज्यादा हैं, तो एकाध आ जाते हैं, आगे हो गए, जलाए हैं तब भी आ जाते हैं सब। तो यह चीजें हैं। तो कहने का मतलब एक शिक्षक भी विद्यार्थियों को नियंत्रित करने के लिए मोटिवेशन का सहारा लेता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक कहने का मतलब सारे जुनून जो है भाई, मुझे भी मोटिवेशन आ रहा है भाई। उसके बाद कहने का मतलब है नियंत्रित करता है, साथ ही शिक्षक को प्रभावशाली बनाकर उनके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक करता है। मोटिवेशन क्या करता है भाई? आपको लक्ष्य की प्राप्ति कराता है। मोटिवेशन इसकी शक्तियां क्या है कि यह किसी भी इंसान को, कहने का मतलब देखिए, अगर आपको धोखा मिल जाता है ना, बहुत से ऐसे मजनू हैं जो आईएएस हुए हैं, कोई धोखा छोड़ करके चला गया। जैसे कोई छोटी मोटी लड़कियों का यही चरित्र होता है कि वह छोटी मोटी नौकरी पाएंगी। अभी फिलहाल ही में एक बिहार वाला मैटर चल रहा था, ज्योति मौर्य वाला। मेरा एक दोस्त था, कहा कि भाई ज्योति मौर्य वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड कही, सब लड़कियां ज्योति मौर्य की तरह नहीं होती हैं। उसके बाद हाल ही में अभी एक महीने 2 महीने पहले उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई थी। तो मैं यही बात कह करके हंस रहा था कि भाई तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड कह रही थी कि तो मैं ज्योति मौर्य की तरह नहीं हूँ, और भाई उसको छोड़ करके चली गई। क्या बताया, उसका कहीं ज्यादा दूर एडमिशन हो गया, शायद दिल्ली में, और उसके बाद वह तुरंत उसको भूल गई, लगी कई लड़कों से बात करने। तो यह प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। उसके बाद उसको भी लगा कि अरे यार वह शहर में जाके पढ़ रही है, उसका ये सपना है। हम कहे भाई तुम भी पढ़ो, आओ हमारे साथ। आज लेकर के उसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद अभी हम लोग इलाहाबाद में हैं, तो हम लोग जुलाई से गोरखपुर में ज्वाइन हो जाएंगे। क्या करना है, सारी चीजें पैसा वैसा लगा करके देखिए, यहाँ पर बोर्ड खरीदे हैं, रूम लिए हैं, तो यहाँ पर स्टडी हम लोगों की आसानी से चल रही है। पढ़ने के लिए आए हैं और कोई चीज नहीं। तो एक चीजें होती हैं। उसके बाद अगला जो है, यहां पर मोटिवेशन का काम करना पड़ता है। उसके बाद यहां पर अभिप्रेरणा के 2 रूप होते हैं जो शिक्षक कार्य में बहुत उपयोगी होते हैं। तो एक देखिए, कहने का मतलब अभिप्रेरणा के 2 रूप होते हैं, जो मोटिवेशन के 2 रूप होते हैं जो शिक्षक कार्य में बहुत उपयोगी होते हैं। कहने का मतलब है
शिक्षक है कि शिक्षण, शिक्षण कार्य में बहुत उपयोगी होते हैं। जो मेरा बुक है वह काफी नीचे है तो देखने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो लैंग्वेज में अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है पढ़ने में तो आप लोग कंप्रोमाइज करिएगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ आता है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए कहने का मतलब है शिक्षण में मोटिवेशन दो प्रकार से काम करता है। एक होता है बाह्य मोटिवेशन, देखिए एक जो होता है बाह्य अभिप्रेरणा, एक होता है, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। उसके बाद एक होता है इंटरनल, मतलब आंतरिक मोटिवेशन, अभिप्रेरणा लिख देते हैं, अभिप्रेरणा। तो यह हो गया इंटरनल मोटिवेशन। तो यह चीजें होती हैं, क्या चीज, इंटरनल मोटिवेशन। तो यह चीजें होती हैं, कहने का मतलब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ चीजें अपने अंदर से जो फीलिंग आती है, अपने अंदर से जो मोटिवेशन आता है, और दूसरे के कारण जो मोटिवेशन आता है, दूसरे के कारण जो मोटिवेशन आता है ना भाई, वह ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो स्वयं से मोटिवेशन आता है ना वह आगे तरक्की पर लेकर के जाता है, आप जानिएगा। अंदर वाला मोटिवेशन जगाओ मेरे भाई, जो यार अब निकालो, मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से तो आज पढ़ोगे उसके बाद कल भूल जाओगे। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, और उसके एक लक्ष्य ऐसा बनाओ जो खुद तुम्हें मोटिवेट करे। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जिंदगी में, ये चीजें होनी चाहिए मेरे भाई। खुशी और गम आते जाते रहते हैं, अगर आप दुख में रहना सीख गए ना तो पूरी दुनिया आपके हाथों में होगी, एक बात जानिएगा। तो आगे अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। इसके बाद है, ऊपर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा कि अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व। कहने का मतलब मोटिवेशन का शिक्षण में महत्व क्यों है, अर्थात अध्ययन में उसके क्या क्या महत्व होते हैं मेरे भाई। इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा होगा। थोड़ा मैं तार सही कर लूं। जी हाँ, तो अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व यहां पर लिख देते हैं, अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व। तो अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व क्या क्या होना चाहिए, एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से देखेंगे। पहला जो होगा, अधिगम के लिए प्रोत्साहन। अधिगम के लिए प्रोत्साहन, क्या चीज, अधिगम के लिए प्रोत्साहन। इस पॉइंट को पहले हम लोग समझ लेते हैं, अब एक ही मार्कर से लिखेंगे। अधिगम के लिए प्रोत्साहन अर्थात मोटिवेशन क्या है, सीखने के लिए प्रोत्साहन है। तो अभिप्रेरणा का महत्व, मोटिवेशन का शिक्षण में महत्व क्या है कि सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलती है। पढ़ने के लिए क्या होता है, प्रोत्साहन मिलती है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरे भाई कि अधिगम के लिए प्रोत्साहन, तो यह हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वह है व्यवहार के लिए परिवर्तन हेतु। व्यवहार के लिए परिवर्तन हेतु। देखिए कहने का मतलब, देखिए मेरे भाई, इससे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे कहने का मतलब है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, देखिए कहने का मतलब है कि अगर कहानी, वो लड़का जब अपनी कहानी मुझे बताया कि मेरा ऐसे ऐसे हुआ था कि कहीं की ज्योति मौर्य नहीं हूं, तो उससे क्या मिलता है, परिवर्तन मिलता है मेरे भाई। वो मोटिवेट का काम किया, मेरे भी लाइफ में परिवर्तन हुआ कि सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ मेरे भाई। तो इस चीज क्या है, इस प्रेरणा से क्या होता है, व्यवहार के लिए परिवर्तन है। व्यवहार में भी परिवर्तन आता है भाई। अगर किसी को देखो तो ऐसे हाथ जोड़ लो,
हंसना हर एक लड़की की अदा है, जो उसे अपना समझे वो ससुरा गधा है। तो इन सब चीजों से दूर रहो, प्यार मोहब्बत धोखा है भाई, पढ़ ले यही मौका है। तो ये सब चीजें होती हैं, यही सब सिखा करके जाते हैं। व्यवहार में परिवर्तन, वो सब मोटिवेट करते हैं कि भाई देखो पढ़ लो, और क्या है प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा यही मौका है। तो यही सब लोग सिखाते हैं, तो मोटिवेट करते हैं कि देखो भाई ये चीजें जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तो ये चीजें होती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करना। तो मोटिवेट क्या करता है? मोटिवेट का महत्व क्या है शैक्षिक में? अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करना। कहने का मतलब अर्जित करना लिख देते हैं, अर्जित करना, अर्जित करना, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना। भाई मोटिवेशन का महत्व क्या है? अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना। ये चीजें होती है मेरे भाई। उसके बाद इसका महत्व कहां पर है? अनुशासन विकसित करने हेतु, विकसित करने हेतु। देखिए मेरे भाई मोटिवेशन से क्या होता है? अनुशासन भी विकसित होता है। जैसे आप कहेंगे देखो फलाना गया था वहीं गई, अब ऐसे ऐसा बात हो गई भाई, तो जौन बात ही हो गई तो उसे मोटिवेट हो बहुत, तो तुम्हारा अनुशासन विकसित हुई और तुम कहीं भी नहीं जाओगे मेरे भाई। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ से सीख मिलती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारा मार्गदर्शन हेतु, मार्गदर्शन भाई, मार्गदर्शन हेतु से मोटिवेशन का महत्व कहां पर है? मार्गदर्शन हेतु। जैसे भाई एक लड़का आया मुझे बताया कि भाई ये चीजें गलत हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो उसने मार्गदर्शन दिया। उसके बाद अगला पॉइंट जो होगा सामाजिक व चारित्रिक गुणों का विकास होता है भाई। कहने का मतलब देखिए सामाजिक मोटिवेशन से क्या होता है? सामाजिक व चारित्रिक गुणों का विकास होता है। देखिए जो एक गलती बार बार करता है ना, तो उसका क्या गुण क्या है भाई? जो देखिए एक बार मैं बता देता हूं कि मोटिवेशन से क्या होता है, कोई आकर के आपको कहेगा कि देखो एक लड़की से बात करना चाहिए, 2-4 लड़कियों से नहीं बात करना चाहिए, उससे तुम्हारा चरित्र वहां भी फैलेगा, वहां भी फैलेगा। ये चीजें होनी चाहिए भाई जिंदगी में। तो क्या होता है? मोटिवेशन क्या करता है? सामाजिक व चारित्रिक गुणों का। आप लोग खाएंगे बस इनको खाली धोखा और लड़की, यही सब मिलता है। तो भाई मेरे अगर देखिए आजकल वही कल्चर है, अगर इन सब उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाएंगे ना तो चीजें जो हैं बहुत अच्छी समझ में आती हैं। एक बार जानिएगा, मैं जानता हूं भाई। उसके बाद मोटिवेशन का क्या है? उच्च आकांक्षा हेतु, उच्च आकांक्षा हेतु मोटिवेशन का भी बहुत काम होता है। मोटिवेशन क्या करता है? आपको उच्च आकांक्षा मतलब उच्च सोच वाला, भाई अब हमको छोड़ करके चली गई है, अब मुझे आईएएस बनना है, तो इसका चीज है भाई उच्च मोटिवेशन ही ना है कि आपको उच्च आकांक्षा नहीं यार, उससे बड़ा अधिकारी बनना हो। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर बन करके आपको छोड़ दिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके बाद क्या कहेंगे? अरे यार वो डॉक्टर है तो हम डॉक्टर जहां पर हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर का नौकरी करेगी मैं वहां का हेड रहूंगा। तो ऐसे क्या उच्च आकांक्षा, ये कहां से आता है? मोटिवेशन। और कौन सा मोटिवेशन है? इंटरनल मोटिवेशन है मेरे भाई। तो ये चीजें होती हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज आप लोगों को लास्ट में बहुत मजा आया होगा।